ऑडियो 5 खाद्यान्न संकट और उसका हल। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पौध वितरण, पौध भंडार। किन्हीं संगठनों या व्यक्तियों को जिनकी कुछ जमीन सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो सकती हो, उन्हें चाहिए कि वे उतनी जमीन में गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गाजर, शकरकंद आदि को छोटी छोटी क्यारियों में बोएं। फसल का समय आने पर लागत से थोड़ा अधिक दाम लेकर किसानों को बेच देनी चाहिए। जिन लोगों के घरों के सामने छोटी छोटी क्यारियां बन सकती हों, उन्हें भी इन पौध भंडार से पौध खरीदकर सब्जी पैदा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। बड़े किसान और माली। यदि समितियों के पास ऐसी गुंजाइश न हो तो वे इसके लिए बड़े किसानों और मालियों को भी प्रोत्साहन देकर पौध की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। साथ ही उन्हें अपनी जमीन के एक निश्चित हिस्से में नियमित रूप से शाक भाजी की बड़ी फसल पैदा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। युग निर्माण योजना की शाखाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रेरणादायक कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। शिविरों का आयोजन। जनता और किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए सुविधानुसार न्यूनाधिक दिनों के प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा सकते हैं। इनमें किसानों को बीजों से परिचित कराना, शाक की अच्छी उपज के लिए मिट्टी तैयार करना, खाद देना, कीड़ों से बचाना, उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न, बिक्री के ढंग आदि प्रशिक्षण विषय रखे जा सकते हैं। इस संबंध में भाषणों तथा प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा अधिकाधिक जानकारी दी जाए और लोगों में शाक सब्जी उत्पादन की अधिक से अधिक योग्यता बढ़ाई जाए। इन प्रशिक्षण शिविरों में आहार की सामूहिक व्यवस्था रहे और उसमें भोजन रूप में अधिकांश तरकारियां और सब्जियों के बने तरह तरह के व्यंजन परोसे जाएं। इस प्रकार का आहार रुचिकर, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। कृषि अधिकारियों का सहयोग। कृषि कार्यों में सामान्य जनता को जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने विकास क्षेत्रों में कृषि अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनका सहयोग लेकर शाक सब्जी के संबंध में लोगों को परामर्श और जानकारी दिलाई जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय तथा राज्य कृषि अनुसंधान संस्थानों की मदद भी ली जा सकती है। वहां के अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में भाषण कराना, साहित्य मंगाकर उसके उपयोगी अंश की जानकारी सामान्य जनता तक पहुंचाना भी लाभदायक हो सकता है। आपके यहाँ यह जमीन बेकार पड़ी है, लीजिए यह रहे बीज, यहाँ अमुक सब्जी बो दीजिए, इसमें यह लगा दीजिए, यहाँ बोइए। अपने साथियों से आप शाक उत्पादन के लिए कह सकते हैं। बीज कैसे बोएं, पानी कैसे दें और उनकी हिफाजत कैसे करें, यह सब बातें भी समझानी चाहिए। अध्यापक अपने विद्यालयों में बच्चों को अतिरिक्त समय में इस प्रकार की शिक्षा देकर उन्हें गांवों में भेज सकते हैं। विद्यार्थियों का प्रभाव भी लोगों पर अच्छा होता है और इस तरह समाज सेवा का क्षेत्र भी उनके लिए विकसित होता है। शिक्षा संस्थाओं को सरकार की ओर से कृषि के प्रशिक्षण के लिए जमीनें भी मिलती हैं। अध्यापक उस जमीन का सर्वोत्तम उपयोग सब्जियों के उत्पादन और प्रशिक्षण में कर सकते हैं। इन छोटे कृषि फार्मों को देहातों में उत्पादन के प्रशिक्षण के लिए इस तरह विकसित किया जाए कि लोग विद्यालय के समय के बाद वहां जाकर उन्हें देख सकें और इस संबंध में जो उनकी जिज्ञासाएं और शंकाएं हों, उनका भी निराकरण कर सकें। प्रतियोगिता और प्रदर्शनियां। लोगों को बीज या पौधा देकर ही यह आशा नहीं कर लेनी चाहिए कि उससे लोगों में सब्जी के उत्पादन की पर्याप्त रुचि जागृत हो जाएगी। लोगों में इस रुचि का विस्तार करने के लिए प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए। समितियों को चाहिए कि वे बीज देते समय यह भी घोषणा करें कि इस वर्ष जिस व्यक्ति की आलू की फसल सबसे अच्छी होगी, उसे सर्वश्रेष्ठ सब्जी उत्पादक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसका सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा और छोटा मोटा पुरस्कार भी प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा। यदि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों या पंचायतों का सहयोग मिल सके तो बड़े स्तर पर प्रतियोगिताएं रखी जा सकती हैं और उसमें बड़े इनाम की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रतियोगिता का निर्णय प्रदर्शनियों के रूप में किया जाए। वर्ष में 1 या 2 बार गांव अथवा विकास क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदर्शनियों के आयोजन हों, जिनमें लोग सबसे अच्छी बड़ी सब्जियों को प्रदर्शन के लिए लाकर रखें। उसके साथ में एक कागज में उत्पादक का नाम लिखकर रखें। प्रदर्शनी को देखने के लिए बाहर गांवों में प्रचार किया जाए और उसे एक छोटे से मेले का रूप दे दिया जाए। वहां एक दल ऐसा भी रहे जो स्टॉलों पर घूमने वालों को शाक सब्जी उगाने संबंधी आवश्यक पूछताछ का जवाब भी देता रहे। उत्पादकों का सहयोग।
सब्जी पैदा करने वालों को विक्रय की कठिनाई हो सकती है। छोटे उत्पादकों की खपत तो फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाले कर लेते हैं, पर यदि बड़ी मात्रा में सब्जी का उत्पादन हो तो उन्हें मंडियों में पहुंचाने में सहयोग देने का कार्य भी इन समितियों को करना चाहिए। हर मंडी के अलग अलग सब्जियों के ताजे भाव मालूम किए जाते रहें, जिससे अधिक लाभ में सब्जियों के विक्रय की व्यवस्था होती रहे और वह सूखने या खराब न होने पाए। समितियां स्वयं भी विक्रय की व्यवस्था कर सकती हैं। किसानों को यदि उचित मूल्य मिल रहा है और उनकी हरी सब्जियां बिक्री के लिए रुक तो नहीं रही हैं, इन दोनों बातों पर पूरा ध्यान रखा जाए तो किसानों का उत्साह अनाज की अपेक्षा सब्जी व्यवसाय में लगा रह सकता है। उत्पादन ही नहीं, उपभोग भी। कार्यकर्ताओं का ध्यान उत्पादन संबंधी सुविधाओं की ओर ही न रहे, वरन लोगों में सब्जियां अधिक मात्रा में खाने के लिए एक समांतर आंदोलन चलना चाहिए। इसकी प्रमुख आवश्यकता यह है कि लोगों को सब्जियों के प्रयोग से होने वाले लाभ और उनके पौष्टिक तत्वों की जानकारी बढ़े। पाश्चात्य देशों के मांसाहारी लोग भी शाक सब्जियां कच्ची और उबालकर बिना मिर्च मसालों के खूब खाते हैं। अनाज की खुराक तो वहां नाम मात्र के लिए ही है। फलस्वरूप भारतीयों की तुलना में उनका डील डॉल भी काफी स्वस्थ और हट्टा कट्टा होता है। हमारे देश में इस तरह की जानकारी का अभाव है। सब्जियों की अपेक्षा लोग चावल अधिक खाते हैं। इस रुचि और आहार क्रम में परिवर्तन लाने के लिए उपर्युक्त सभी साधनों को उसी प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिस तरह सब्जी के उत्पादन वृद्धि के लिए बताए गए हैं। सब्जी आंदोलन का आधा भाग विशुद्ध रूप से इस बात पर आधारित है कि लोग उसका उत्पादन ही न करें, वरन उसे अधिक से अधिक मात्रा में खाएं और अपना स्वास्थ्य भी बढ़ाएं। पौष्टिक गुण नष्ट ना हो। सब्जियों में अपार पौष्टिक तत्व होते हुए भी लोग उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते और पकाते समय उसका बहुत सा उपयोगी अंश जला देते या छिलके के रूप में निकालकर फेंक देते हैं। पकाते समय सावधानी रखने का तात्पर्य यह है कि सब्जी छीलने से लेकर काटने और परोसने तक सावधानी रखना। सब्जियों के ज्यादा ताकत वाले गुण छिलकों के बिल्कुल नीचे रहते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो सब्जियों को बिना छिलका उतारे हुए प्रयोग में लाया जाए और इस बात के लिए लोगों को प्रशिक्षण व जानकारी दी जाए। अगर छीलना हो तो अधिक मोटी परत न छीलें और छीलकर उसे धूप में न रखें। सब्जी को पानी में बहुत मलकर नहीं धोना चाहिए और न ही पानी में काटकर पड़े रखना चाहिए। इससे सब्जियों के खनिज, नमक, विटामिन तथा रंग पानी में धुल जाते हैं और उनकी शक्ति कम हो जाती है। जिस पानी में सब्जी उबाली जाए उसे फेंकना नहीं, वरन उसको दाल या अन्य किसी तरह से भोजन में ही प्रयोग कर लिया जाए। पकाएं नहीं, उबालें। आमतौर पर लोग तेज आंच में मिर्च मसालों को देर तक भूनते हैं, जिससे उनका पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। सब्जियों का अधिक लाभ उठाने के लिए भाप के कुकर का प्रयोग करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तेल के टीन को काटकर ऐसे आसान कुकर घर में भी बनाए जा सकते हैं। कार्यकर्ता उन्हें बनाकर खुद भी लोगों को सिखा सकें या वितरित कर सकें, तो इससे लोगों को और अधिक सुविधा ही मिलेगी। इसी प्रकार सब्जियों में अधिक मिर्च मसाला भी न रहे। रुचिकर बनाने के लिए उबली हुई सब्जियों में हल्का नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, पुदीना, नींबू या अदरक आदि मिला लें तो कुछ हर्ज नहीं, पर उन्हें घी, तेल या डालडा आदि में तला जाना उनके पौष्टिक तत्वों से हाथ धोना है। इन सब बातों की जानकारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। शाक भाजी का उत्पादन बढ़े, लोग उन्हें अधिक से अधिक आहार में स्थान दें और उनके पौष्टिक गुणों को बचाए रखें, तो यह आंदोलन धर्म, अर्थ और स्वास्थ्य की दिशा में तीव्र क्रांति पैदा कर सकता है। शाकाहारी व्यंजन। खाद्य संकट के तात्कालिक हल के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि लोग शाकाहार पर अधिक ध्यान दें। 1 औंस अनाज की प्रति व्यक्ति कमी को 1 औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से यदि सब्जी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो देश को अन्न के लिए विदेशियों का मुंह न ताकना पड़े। आहार शास्त्रियों के मत से भी भोजन का संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति के भोजन में 250 ग्राम सब्जी तो होनी ही चाहिए। इस स्वाभाविक मात्रा को यदि लोग अपने आहार में ग्रहण करने लगे तो न केवल खाद्य संकट दूर हो जाए, वरन बचत करना भी संभव हो जाए। शुद्धता और सात्विकता। त्योहारों, व्रतों और पर्वों पर हमारे यहाँ फलाहार या शाकाहार पर रहने का विधान है।
यह विधान आहार की सात्विकता के मन पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शाक और फलों में प्राकृतिक शुद्धता होती है, जिससे मन और बुद्धि में भी शुद्धता और सात्विकता की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकार की मनोभूमि का उपलब्ध कर लेना मनुष्य जीवन भी सफलता, सुख और सार्थकता के लिए कल्याणकारक ही माना गया है। अतएव किन्हीं विशेष व्रत या त्योहारों के अतिरिक्त भी फलाहार और शाकाहार को जितना अधिक स्थान अपने आहार में दे सके उतना ही अच्छा है। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन। फल और सब्जियों में एक प्रकार का रेशेदार गूदा होता है। वह पाचन क्रिया में अपने आप मददगार होता है। इसलिए शाक आसानी से न केवल पच जाते हैं वरन पाचन क्रिया को भी उद्दीप्त करते हैं। इससे स्वस्थ और दीर्घ जीवन मिलता है। सब्जियों में अनाज की अपेक्षा प्रोटीन का भाग भले ही कम हो, पर इनसे मल नहीं बढ़ता। फलस्वरूप शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, कर्मठता, प्रसन्नता, निरोगिता रहती है। यह गुण दीर्घ जीवन और सुदृढ़ स्वास्थ्य के अचूक रामबाण उपाय हैं। कासाब्लांका 17 जनवरी हजरत मोहम्मद बिन बशीर का, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति थे, 166 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका सबसे बड़ा पुत्र बाचिग, जिसकी उम्र 110 वर्ष बताई जाती है, वे भी अपने पिता के समान स्वस्थ थे। हजरत मोहम्मद बिन के पीछे 35 बेटे बेटी और 152 पोते पोतियां हैं। वह इतने वर्षों तक किस प्रकार जिए? इसका रहस्य यह बताया जाता है कि वह सिर्फ उबली हुई सब्जियां लेते थे। जीवन में उन्होंने कभी भी शराब, सिगरेट नहीं पी। ऐसे अनेक अधिक आयु वाले शाकाहारी व्यक्तियों के समाचार अखबारों में आया करते हैं। उन्हें पढ़ते तो हैं पर उपेक्षा पूर्वक। मूल कारण की संभावनाओं पर कम विचार करते हैं। हमारे पुरखे प्रायः सभी शतायु होते थे। इसका कारण भी उनके आहार में शाक और फलों का अधिक स्थान होना था। दुख है कि अब वह पद्धति समाप्त सी हो गई और लोगों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से भी कम रह गई है। कम लागत पूर्ण भोजन। आहार शास्त्रियों का कहना है कि यदि दूध की व्यवस्था हो जाए तो फल और शाक मनुष्य के पूर्ण भोजन का काम दे सकते हैं। हम अपने आहार की व्यवस्था इस सिद्धांत के आधार पर करें तो हमारा भोजन थोड़ी लागत में तैयार हो सकता है। गरीब व्यक्ति भी आसानी से ऐसे आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, लौकी, गाजर आदि के भाव अधिक नहीं होते। 1 किलो सब्जी दोनों समय के पूर्ण भोजन के लिए पर्याप्त है। पर यदि आटे दाल की व्यवस्था करनी हो और एक व्यक्ति के लिए कम से कम आधा किलो आटा और 125 ग्राम दाल आवश्यक हो तो उतने के लिए भी कुछ ही रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लकड़ी आदि का कुल खर्च मिलाकर 4-5 रुपए से कम न पड़ेगा, जबकि शाकाहारी भोजन इससे आधे 2-3 रुपए में ही तैयार हो जाएगा। समय और व्यवस्था भी बहुत थोड़ी करनी पड़ेगी, परिश्रम भी बहुत कम करना पड़ेगा।